मैं सबसे पहले आपको कश्मीर ले जाना चाहता हूँ। मैं कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने वहाँ पे सर्व करा है, आपने एक ऐसी साइड कश्मीर की देखी है जो आम इंसान नहीं जानता। और हमने एक बात सुनी है कि कश्मीर की जनता और आर्मी के बीच थोड़ी सी अनबन रहती है, पथराव हो जाता है, कुछ हो जाता है, फिर भी हमारी इंडियन आर्मी उनके लिए काम करती है, उनका भलाई सोचती है। तो आप मुझे बताओ सर कश्मीर के बारे में कुछ। तो कश्मीर देखो, मसला तो बहुत पेचीदा है। ठीक है, मसला बहुत पेचीदा है और इसका कोई आसान हल भी नहीं है। और हल इस टाइप का, जब भी इंसर्जेंसी जहाँ भी डिफीट हुई ना दुनिया में, मलेशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, जहाँ ये पॉलिटिकल प्रोसेस से हुई है। तो बुलेट इज़ नॉट एन आंसर, पहले तो मैं ये बता दूँ, बुलेट इज़ नॉट एन आंसर। ठीक है, लेकिन कश्मीर पे अगर बात करें हम स्पेसिफिकली, तो मैं कश्मीर में एज ए स्टूडेंट भी गया हूँ, मेरे फादर पोस्टेड थे वहाँ पे। मैंने कश्मीर को तब देखा जब कोई इंसर्जेंसी नहीं थी, कुछ नहीं था। हम घूमते थे डल लेक पे और निशात बाग में, इधर उधर मस्ती में, पूरा ना लाल चौक पे, ये पूरा दिन घूमते थे। मैंने वो टाइम देखा है। और उसके बाद मैं पोस्टेड इन हुआ वहाँ। फिर मैंने जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई ना 89-90 में, आपको हैरानी होगी, मैं पुंछ में था। और पुंछ ना, हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे और बिल्कुल कई बंकर ऐसे थे जैसे मैं और अपना एक दोस्त कैमरे वाला बैठा है सामने। मतलब वो हमने पाकिस्तान के साथ वो सिचुएशन देखी और बहुत टेंस सिचुएशन थी, बहुत फायरिंग होती थी, अपना बचाव भी करना पड़ता था और पाकिस्तानी मिल जाए तो ठोकना भी पड़ता था। मतलब उस टाइप की सिचुएशन थी। तो मैंने देख लिया था कि यार कुछ होने वाला है। 89-90 में बेनज़ीर भुट्टो के स्पीच वगैरह आते थे टीवी पे उनके। फिर अचानक आग लगी कश्मीर में और ये मैं मानना चाहिए कि एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, हमारी जितनी इंटेलिजेंसीज हैं, हमारा जो सिस्टम है, हम सब सरप्राइज हुए क्या हुआ, अब हुआ, आग लग गई। तो फिर कई दौर आए हैं कश्मीर में जहाँ पर कि सिचुएशन सॉल्व हो सकती थी, फिर काफ़ी नौजवान चले गए यहाँ से। 87 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों उस इलेक्शन में क्या हुआ, क्यों लोग नाराज़ होकर छोड़ के चले गए जो इलेक्टेड भी थे, जो वी विल नॉट गो इनटू दैट। लेकिन अब मैं बात करूंगा मेरे जो कश्मीर में टेन्योर है उस पर बात करूंगा। मैंने नौकरी की 36 आरआर में। 36 राष्ट्रीय राइफल, ये जो है गढ़वाल राइफल की यूनिट है। और ये इंडियन आर्मी की ना मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बहुत ज़बरदस्त लोगों के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। और बेस्ट पार्ट क्या है, जब मैंने सर्व किया ना, दिस वाज मैं उस सर्विस में था। मतलब आज के ज़माने में तो कि आई वॉज नो लॉन्गर अ यंगस्टर, मैं ऑलमोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला था। मेरी 16 साल सर्विस हो चुकी थी और मैंने फ़ौज के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टाफ कॉलेज, ये वो, विदेश रह के, मतलब आई वॉज इन द टॉप ऑफ द लाइन कि अब सीओ बनने वाले, उस स्टेज पे मैं गया। तो इसलिए भी मतलब मेरा काम बहुत मतलब मुझे गर्व देता है। या लोग कहते हैं यार सर 40 साल की एज में कर सकते हो तो 20 साल में क्यों नहीं कर सकते। तो एक पार्ट तो वो था। लेकिन जब मैं गया ना वहाँ, ये मैं सोच के गया था, देखो यार ये मेरे लिए लास्ट चांस है टू फाइट कॉम्बैट। इसके बाद यार जब सीओ वगैरह बन जाते हैं, ब्रिगेड कमांडर, फिर आप डायरेक्शन दे रहे हो, ये कर रहे हो, बट आप वेपन लेके नहीं लड़ोगे, ये लास्ट चांस है। तो मुझे याद है, मैं पहले दिन गया तो वहाँ पे साउथ कश्मीर में, ये अनंतनाग का इलाका, अनंतनाग से वहाँ जाते हैं, और मेरे सामने मेरे सीओ बैठे हैं और वो कहते हैं यार यश तुम इतने सीनियर रैंक में यहाँ आए हो, क्या कुछ तुम्हारा क्या करोगे यहाँ। मैं कहा देखो सर मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो नाम कमा के जाऊँगा या तिरंगे में जाऊँगा। वो ना कहते यार दोबारा बोला, ऐसा मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना। अब टीवी पे ऐसी बातें होती हैं, पिक्चरों में होती हैं, हम एक्चुअल में आर्मी में ऐसी बातें हम करते नहीं हैं। वी आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट एंड प्रोफेशनल। बट आई टोल्ड इन दिस, मैं इतना इमोशनल था। मैं कहा सर या तो यहाँ काम करके जाएंगे या तिरंगे में जाएंगे। कहता यार तुम ना, अब मैं समझ गया हूँ। ही शुक हैंड्स विद मी, ही सेज यार यू आर वेरी सॉलिड। मैंने कहा सर मुझे ऐसी जगह भेजो, नाउ आई एम टॉकिंग, आई वॉज वेरी सीनियर, आई वॉज नेक्स्ट टू सीओ। मैं कहा सर मुझे ऐसी जगह भेजो जो सबसे टफ इलाका हो। कहते अच्छा। मैंने कहा सर आई एम एज फिट एज यंगस्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ मैंने कहा मुझे ऐसी जगह भेजो जहाँ पर ना आपको इंफॉर्मेशन भी कम आ रही है, मिलिटेंट भी नहीं मारे जा रहे हैं, और उस कंपनी में या वहाँ पे ना अभी थोड़ा कोई अच्छे मतलब कुछ पुश की ज़रूरत है, मतलब जहाँ कुछ रिजल्ट लाने की ज़रूरत है आर्मी भाषा में जहाँ रिजल्ट चाहिए। हाँ। तो ही सेंट मी टू वन प्लेस, कोकरनाग जगह है, बहुत खूबसूरत जगह, कभी आप लोग घूमने जाना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ मैं गया। तो वहाँ देखो कश्मीर पे तो पूरा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ ना पहले 2-3 महीनों में,
मैं सोते जागते देखता था जो वहाँ पे उस टाइम मिलिटेंट जिनके नाम थे ना, कि यार कोई मेरे सामने आएगा, मैं AK-47 निकालूंगा, मैं गोली चलाऊंगा और नाम होगा, जो ऐसे, बट ऐसा होता नहीं। रियल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है। पहले 2-3 महीने ना मैं 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल अपने जवानों के साथ जंगलों में, पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं कि शायद कहीं कोई उग्रवादी मिले, कोई मिलिटेंट मिले और हम मारे और हम कहें जी हमने अपना पहला किल किया है। ये बड़ा प्राउड की बात होती है, पहला किल किया, बट ऐसा होता नहीं है। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें यहाँ इंटेलिजेंस कल्टीवेट करने की, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये वर्दी मिली है, इसकी शान ये है कि यार पहले तो मैं भारत का अच्छा एक नागरिक रहूं, कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं। तो जो हम कहानियां सुनते हैं तो हमने ना बहुत, मैं इस चीज़ का, मैं अपने जवानों को बोलता है किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी को टॉर्चर नहीं करना है, किसी औरत पे नज़र नहीं डालनी है, हर बुजुर्ग को उनकी दुआएं लेनी है। तो मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने कोई बूढ़ी औरत, कोई बूढ़ा मिलता है, सोचो आपका ही बुजुर्ग है यार, गाँव के ही लोग हैं, इनकी रिस्पेक्ट करो। अच्छा, बच्चों से मेरा बड़ा कनेक्शन था, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा। मैंने वहाँ बच्चों के लिए मैं बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था। अब वो बड़े बड़े हो गए, अभी मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। हाँ, बहुत बच्चे अनंतनाग में और इस पूरे इलाके में, कुपवाड़ा, कश्मीर में बहुत बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। दे कैन रिलेट, यार ये अच्छा, ये वही ऑफिसर है। तो मैं एजुकेशन की बात करता था, क्रिकेट की टीम मैंने ऑर्गेनाइज करी, वहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए बच्चों के लिए, उनको प्राइजेस देने बच्चों को। तो फालतू की बातें नहीं, बट एक्चुअल वो। तो इससे क्या हुआ ना कि लोगों में, आवाम में ना एक वो चला गया, यार ये बंदा, ये ऑफिसर बहुत सिंसियर है। तो उसका रिजल्ट जब शुरू हुआ ना काम, मैं बता नहीं सकता। हमने फिर उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े मिलिटेंट्स को ठोका हमने। और उस दौरान मेरी टीम जो थी, मेरी एक स्मॉल टीम थी जिसको हम हेड हंटर्स कहते थे। उस टीम ने लश्कर तौयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी और जैश मोहम्मद, इन ग्रुप्स की सारी की सारी तंजीम कहते थे हम इनको, ग्रुप्स जो है, इनको तकरीबन सफाया कर दिया था साउथ कश्मीर से, उस इलाके से। इट वाज ह्यूज। लोग बात करते थे यार ये 36 RR, ये मोर साहब हैं, इनकी टीम है। लोग हमें बुलाते थे, हमें देखने आते थे, हमसे बातें करने आते थे, आर्मी में भी पूछने आते थे आप कैसे करते हो, हमसे ट्रेनिंग लेते थे। तो सर आप कौन सी गन यूज करते थे उस टाइम पे? AK-47। हाँ, AK-47 से बेटर कोई वेपन नहीं है। और वो वेपन मैं बताऊँ, सोते हुए भी बेड पे रहता था, कहीं भी जाओ हम AK-47 के बिना नहीं निकलते थे। कमरे से भी निकलना तो AK-47, दैट रिमेन पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट वॉज पार्ट ऑफ योर बॉडी। एंड फिर वो नहीं है कि आप ऑफिसर हो या जवान हो, भाई जब गोली चलेगी तो आपने अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है खुद, और एज एन ऑफिसर डबल अपना भी रखना है ध्यान, और ये भी देखना यार किसी जवान को ना लग जाए। क्योंकि मैं पता वहाँ मैं क्या कहता था, मैं कहा देखो यार ये जो आए ना पाकिस्तानी भगोड़े, ये साला 10,000 रुपये का बंदा है, मेरा सिपाही 10 करोड़ का है। मैं कहता हूँ यार तुम 10 करोड़ का इंसान है, मैं कैसे एक फायरिंग में एक मिलिटेंट मार दिया, एक सिपाही गया। मैंने कहा ये तो यार बहुत ही पुअर रेशियो है। Exactly. मैंने कहा भाई तुम्हारी जान, तुम्हें घर वापस भेजना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, तुम सरकारी कर्मचारी, तुम्हारी पे है, पेंशन है, तुमको ट्रेनिंग दी गई है। मैं कहा ये क्या बंदा है यार, इसकी क्या वैल्यू है। सो ये भी था मेरा। और मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में सबसे प्राउड की चीज़ है नहीं कि हमने कितने लोग मारे, ये है कि मैंने एक सिपाही नहीं खोया। डिड नॉट लूज अ सिंगल सोल्जर ड्यूरिंग दिस एंटायर थिंग। तो ये सब मतलब लोगों की दुआएं हैं ना। Exactly. लोगों के दिल जीतोगे तो यार फिर जो है ना काम अच्छा होता है, फौज का नाम होता है, देश का नाम होता है। सोशल मीडिया पे ना बहुत देखा है कि आर्मी के लिए ना जो उनकी जो वेस्ट होती हैं, जो शील्ड्स होती हैं, वो सही क्वालिटी नहीं होती कि यू आर टॉकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो ऐसा सच में होता है कि वो वीक होते हैं कि मतलब गोली। देखो ये मैं ना सोशल मीडिया में बहुत फालतू की चीज़ आती है और वो लोग कमेंट करते हैं जिनको पता नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये मैं चाइना बॉर्डर पे तब चाइनीज़ को बताता था, और मैं जब बांग्लादेश में था, जब ऐसे बैठे ना वहाँ, हम ऐसे कई बार पाकिस्तानियों के साथ बैठते थे। 3 पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे, चाइनीज़ ऑफिसर, बांग्लादेश, सारे हम ऐसे बैठे हो, चाय पी रहे सब कुछ। मैं उनको एक चीज़ बोलता था, मैंने कहा यार जो भारत सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एंड अलाउंसेस देती है ना, जो इक्विपमेंट देती है, कोई नहीं दे सकता यार। ये हमें मानना चाहिए, हमारा देश उतना अमीर नहीं है, ठीक है। एंड ये वर्क इन प्रोग्रेस है, सरकार कोई भी रही हो, फौज के लिए सबका एक सॉफ्ट कॉर्नर है
तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता जी इक्विपमेंट इन्फीरियर है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली, किसी ने जान करके नहीं दी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। एवरीबडी, मैं तो अभी 50 साल से फौज देख रहा हूँ, एवरीबडी हु हैज़, जिसकी भी जो भी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, गवर्नमेंट रही है, सब ने फौज को मान भी दिया है, सम्मान भी दिया है और इक्विपमेंट भी दिया है, और देना भी चाहिए। और फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है देखो जिसने देश को बांध के रखा है। आप देखो 84 में क्या हुआ था जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, पंजाब में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, तो एवरीवेयर, अभी मणिपुर में, तो इट इज़ द आर्मी ना विच जिसको देख के लोग कहते हैं यार फौज आ गई है। हाँ। अब इस पे भरोसा है, पुलिस पे नहीं होगा, क्योंकि पुलिस में फिर भी उनको अपनी जात का, अपनी कम्युनिटी का, अपने उसका होगा, बट आर्मी मीन्स वी आर एब्सोल्युटली सेक्युलर, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। सही बात है। सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आप बता रहे हो कि आप कश्मीर में या कहीं पे भी किसी भी बिलीफ मतलब कॉमनर्स पे ज़्यादा वो डाउट नहीं करते थे, सबसे मिल के आप रहते थे, तो हिडन स्पाई भी ऐसे लोग ही निकलते हैं। तो आप कभी ऐसे मिशन पे गए हो, ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आई है कि एक हिडन स्पाई है एंड यू हैव टू कैच हिम, तो ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ मैं experience बताऊँ, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि अगर हम आज किसी को बोलें कि यार हम 6 महीने में हमने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ बनानी है और जिस पे एक एक एपिसोड पे हमने लोगों के रोंगटे खड़े करने, तो इतनी चीज़ें हुई हैं। बिकॉज हर रोज़ जो कश्मीर में था ना, हर रोज़ ऐसे लगता था हम कफन बांध के निकले, पता नहीं वापस आएंगे नहीं। एक तो एंगल ये होता था, दूसरा डायनामिक इतना है वो एरिया कि जिस लोगों से आप मिल रहे हो यार, इनमें से कौन है जो इनके इन्फॉर्मर हैं, और कई लोग क्या है, सिचुएशन ऐसी है यार, वो हमारे लिए भी काम करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। सर बता दो कोई किस्सा आपके साथ कुछ हुआ वो बढ़िया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, ये मैं अक्टूबर 2001 की बात है, और मुझे खबर थी कि यार ये फलाना गांव है, और गांव के वो 3-4 गांव पहाड़ों में, तो वहाँ पे खबर मिलती थी, रेडियो से भी ऑपरेट करते थे लश्कर के, पता चल जाता था भाई उनका नेटवर्क वहाँ भी कोई टेक्नोलॉजी थी तब भी कि यार यहाँ पे ये पाकिस्तानी यहाँ से बोल रहा है या ये टेररिस्ट यहाँ से, तो हम जाते थे, मिलते नहीं थे। तो मैं बोलता ये छावनी है, ये लोग बिल में घुस जाते हैं चूहे की तरह, और जब इनको पता चलता फौज चलेगी तो ये निकल जाते हैं बाहर। तो एक बार रात को जो है, मैं स्मॉल टीम में काम करता था, मैं ये 30-40 लोग लेके नहीं जा, मैं 2 लोग 3 लोग 4 लोग, बहुत रिस्क लेता, बहुत ज़्यादा। लोग कहते सर क्या कर रहे हो आप, कहीं एम्बुश हो जाएगा ये, मैंने कहा यार देखी जाएगी, बट क्योंकि ज़्यादा लोग जाएंगे तो जल्दी पता लगेगा उनको, तो कम लोग जाएंगे हम भी छुप सकते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा, इनसे सीखा कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं। तो देखो, टेररिस्ट को आप तभी मार सकते हो जब आप टेररिस्ट की तरह सोचोगे। यू हैव टू थिंक लाइक हिम, वर्क लाइक हिम, ऑपरेट लाइक हिम टू किल हिम। अगर आप टिपिकल जो हमने आर्मी में ट्रेनिंग करी है वो करेंगे तो यार इज मच फास्टर। वो 2-2 में घूमेंगे, जल्दी घूमते हैं, पहाड़ों में निकल जाएंगे, लोगों से मेल मिलाप उनका जो भी है, भाषा जानते हैं। तो एक दिन मेरे को था खबर कि ये ओवरग्राउंड वर्कर है कि ये जो है काम करता है, इनके लिए ID कार्ड वगैरह बनाता है, इनके इस तरीके काम करता है। और मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप हो गया था, लोग बहुत मतलब प्यार से भी खबर दे देते थे, यार मोर साहब को तो बता ही देते, ऐसे एनोनिमसली भी मेरी जेब में पर्ची डाल देते थे गले मिलते हुए। ओके। इतना प्यार, मतलब लोगों का एक रिस्पांस था। तो बोला सर ये बंदा है थोड़ा खुराफाती है और इसके पास, तो हम, आपको विश्वास नहीं होगा, हम उसके घर में घुसे रात को तकरीबन 2-2:30 बजे हमने नॉक किया। और तब ना मेरी दाढ़ी वाड़ी काफ़ी बड़ी थी और मेरी पूरी टीम को कोई पहचान नहीं सकता था फौजी हैं कौन है। तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला, और ये बात अब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे भी लगता है ये सच में हुआ था या कैसे हुआ। तो उसने दरवाज़ा खोला, तो उसने टूटी सी कश्मीरी में पूछा भी तुम कौन हो। तो हमें भी थोड़ी सी आती, हमने लैंग्वेज वगैरह सीख ली थी। हमने कहा हम लश्कर के हैं और ऊपर से पीर पंजाल से आए हैं, और हमारे जूते वूते देख के समझ गए कि कहते जल्दी जल्दी अंदर आओ। तो उसको नहीं पता ये फ़ौजी है, उसने सोचा कि ये। तो हमने कहा भाई ठीक, आपके वो घर वाला कहाँ है? कहता वो तो जो है इस्लामाबाद से कल वापस नहीं आया। तो मेरा बंदा ऐसे देखे, मैं चुपचाप उसको बोलूँ, मुझे पता है अनंतनाग को लोग इस्लामाबाद बोलते हैं लोकल उसमें जो अनंत। तो मैं तो वो समझ गई कि तो कहती वो आए नहीं है वहाँ से, और शायद लास्ट बस नहीं मिली होगी, वो वहीं पे रुक गए रात को। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर यहाँ पे कोई और है जिसके पास हम रात को जा सकते हैं, हमें कुछ हथियार लेने, ये करना है कुछ। हमने ऐसे कहानी बनाई। कहती है मैं बुला के लाती हूँ कि एक और बंदा जो आपकी मदद कर सकता है।
तो वो बुलाने गई और हम अभी सोच रहे यार अभी क्या होगा, बंदा कहीं वेपन लेके ना आ जाए या क्या करे। तो हमने प्रिकॉशन लिए हुए थे, 1-2 बंदे बाहर थे कि भाई वो सारा मतलब डिटेल में मैं नहीं जानता, बट मैंने आई हैड डन ऑल प्रिकॉशंस। तो एक बंदे को लेके आई, अब उसी का कोई ब्रदर वगैरह, उसको बहुत तेज बुखार था और उसने दांत निकलवाया था, तो वो बोला नहीं जा रहा था। उसने कहा मैं चल सकता हूँ आपके साथ फलाने घर में, आप 1-2 दिन रुक सकते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो कहता मैं चलूँ। मैंने कहा नहीं तुम रुको, हमें घर दिखा दो। मैं कहा कहीं इसको, फिर मतलब अभी हम एक पूरे, आप सोचो कश्मीर में घर कैसे ना, यहाँ घर है, फिर ऊपर है, बीच में मक्की की वो लगी हुई है, फिर नाला आ गया, मतलब बहुत उबड़ खाबड़ है और रात का टाइम है। इस टाइम अभी रात के 3:30-4 बज गए और हमें ये लग रहा पता नहीं क्या होगा। तो फिर हमने औरत को बोला ठीक है आप चलो, उसको बोला, हम उस घर की तरफ चलने लगे। वहाँ हमने नॉक किया तो फिर बंदा एक निकला बाहर, कहता है, हमने कहा उसका नाम लिया जिससे, कैसा ऐसा है, कहता हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं अभी तो दिन निकलने वाला है, अब क्या करें। कहता अभी ऐसा है, ये फौज का आने का टाइम इतने बजे होता है, तुम लोग जो है वहाँ चले जाना, वहाँ हम तुम्हारे लिए सुबह का जो है खाने पीने का पहुँचा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हथियार वगैरह, कहता नहीं मेरे पास अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग। तो हम वहाँ से निकले, मैंने कहा भैया अब चलो वापस अब चलो वापस, कम से कम पता तो लग गया कि जब हम नहीं होते हैं तो लोगों का कैसे रिस्पॉन्स होता है, लोगों का इनके तरफ कैसे रिस्पॉन्स होता है और किस प्रकार से बिहेव करते हैं, कौन कौन लोग हैं। बट मैंने इनमें से किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को भी। You got the informer? आई जस्ट गॉट द इन्फॉर्मर, पता लग गया मुझे ऐसे काम होता है। फिर हमने उस इंटेलिजेंस को यूज़ किया और उस तरीके से हमने काम करना किया, और उस इलाके में ना, जिसको हम छावनी कहते हैं, हमने शायद अगले 4-5 महीने में 6-7 बड़े बड़े लोगों को ठोका, ऐसी जगह जो वो कभी सोच नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते कि यार यहाँ भी हमें फौज, और इस टाइम पे कोई मारेगा हमारे को, झाड़ी से निकल के एक बंदा निकलेगा और हमें 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 मतलब जो है ना, इतने हमने ज़बरदस्त किल्स किए वहाँ पे। एक तो एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर था लश्कर का, अबू माविया, उसकी यहाँ गोली मारी यार मेरे बंदे ने, यहाँ पे पहली बुलेट, पहली शॉट, दूसरी यहाँ हेड शॉट, और बंदा नीचे गिरा हुआ, पट से हेडशॉट, पट बिल्कुल निकल के। तो हमने बिल्कुल तरीका चेंज कर दिया काम करने का, ऑपरेट करने का। मतलब वो जो दौर था ना, बहुत एक्साइटिंग। सर अगर मैं पूछूं, आपने या फिर आपकी टीम ने टोटल किल्स कितनी करी हैं? ये देखो, था हमारा कोई 35-40 के आसपास फाइनली, मतलब जो हमारे ऑपरेशंस, कुछ जॉइंट ऑपरेशन, कुछ हमारे ऑपरेशंस मिला के हमने